नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको पोएट जॉन मिल्टन के बारे में बताऊंगा। जॉन मिल्टन पोएट बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश पोएट है और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जॉन मिल्टन को टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से यदि हम जॉन मिल्टन की तैयारी करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। और चाहे हम टीजीटी की परीक्षा दें चाहे पीजीटी की परीक्षा दें, इस पर आधारित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जॉन मिल्टन पर आधारित कुछ एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और यह क्वेश्चन मैंने इसको सेलेक्ट किया है और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं में उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो मेरा वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसको मैं एक एक करके मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। इसको बहुत ही सरल ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको बेसिक चीज़ें मालूम हो और आप आसानी से विकल्प को बिना भूले आपको मतलब सब कुछ याद आ जाएगा। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही आपके लिए फायदेमंद वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए मैं अपना वीडियो आरंभ करता हूं, लेकिन वीडियो को आरंभ करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, टैबलेट में या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए और यह वीडियो वास्तव में आपको लगे कि यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने अमूल्य सुझाव से मुझे बताते रहिए ताकि मैं अपने वीडियो को और भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। मेरा टॉपिक जो कि जॉन मिल्टन पर आधारित है और जॉन मिल्टन पे यह एमसीक्यूज है। इसमें मैं आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के जवाब में आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने टैबलेट को खोल लिया है और इसमें मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे चर्चा करते हुए उसका मैं आंसर बताऊंगा कि उसका आंसर क्या है। लोग स्क्रीन पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग लाइन्स दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट इज इट टेकन फ्रॉम मिल्टन सॉनेट? ए, ऑन शेक्सपियर, बी, ऑन रीचिंग एट द एज ऑफ 23, सी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, डी, नन ऑफ द एबव। यह पंक्ति दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस सॉनेट की अंतिम लाइन है जिसे जॉन मिल्टन ने उस समय लिखा था जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। यह मिल्टन का 19वां सॉनेट है। जॉन मिल्टन का जन्म हम जानते हैं 1608 ईस्वी में हुआ था और 1652 ईस्वी यानी 44 वर्ष की अवस्था में मिल्टन पूरी तरह से अंधा हो गए थे। उसी वर्ष जॉन मिल्टन ने इस सॉनेट को लिखा। यह वास्तव में ईश्वर से एक कंप्लेन है। कवि दुखी है क्योंकि अब वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। मिल्टन कविता की समाप्ति यह कहते हुए करते हैं, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी वह व्यक्ति भी ईश्वर की सच्ची सेवा करता है जो उनके आदेशों का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। अतः पहले क्वेश्चन का उत्तर सी होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यह ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अंतिम लाइन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एरियोपैगेटिका इज डिवाइडेड इनटू ए 1 पार्ट, बी 2 पार्ट्स, सी 3 पार्ट्स, डी 4 पार्ट्स। एरियोपैगेटिका एक लेख यानी पंफलेट है जिसका प्रकाशन 1644 ईस्वी में किया गया। इसका पूरा नाम अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड है। इस लेख में जॉन मिल्टन ने लाइसेंसिंग और सेंसरशिप का आलोचना किया है। इस लेख में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। पूरा लेख 30 पेज में और 4 पार्ट्स में लिखा गया है। जॉन मिल्टन सेंसरशिप के शिकार थे। उनके बहुत से लेख जो कि डाइवोर्स यानी तलाक पर आधारित था उनको पब्लिश करने में परेशानियां हो रही थी। मिल्टन को इसमें व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस लेख के जरिए सेंसरशिप और लाइसेंस का विरोध किया।
इसका टाइटल एथेंस के पर्वत से लिया गया जिसका नाम एरियोपैगस था। अब अगर प्रश्न पर आते हैं तो एरियोपैगिटिका को हम जैसा कि जानते हैं कि कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी कैंटोस आर इन द एपिक पैराडाइज लॉस्ट? ए 8, बी 10, सी 12, डी 16। सबसे पहले कैंटोस का अर्थ समझ लेते हैं। कैंटोस का अर्थ होता है सर्ग या खंड या कांड। 1667 ईस्वी में पैराडाइज लॉस्ट का पहली बार प्रकाशन किया गया। उस समय इसे 10 कैंटोस यानी 10 बुक में लिखा गया था। इसके बाद बुक नंबर 7 और 10 को विभाजित करके 2 पुस्तक को और बढ़ा दिया गया। इस प्रकार 1674 ईस्वी में जब इसे दोबारा प्रकाशित किया गया तो पैराडाइज लॉस्ट में कुल 12 किताबें हो गई। यदि प्रश्न पूछा जाता कि पैराडाइज लॉस्ट को पहली बार कितने कैंटोस में लिखा गया तो उत्तर 10 होता, और यदि पूछा जाए कि पैराडाइज लॉस्ट को कितने कैंटोस में लिखा गया तो उत्तर 12 होगा। पूछे गए प्रश्न का जवाब सी अर्थात 12 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मिल्टन रोट हिज पैराडाइज लॉस्ट इन ए वर्ज लिब्री, बी फ्री वर्स, सी ब्लैंक वर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। जॉन मिल्टन ने अपनी पुस्तक पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा है। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है बिना तुक वाले कविता की रचना करना, यानी इसमें कोई तुकांत नहीं होता। सीधे सीधे कह सकते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में कोई राइम नहीं है, तो ऑप्शन सी ब्लैंक वर्स होगा। अब 5वें क्वेश्चन में आते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन रोट हिज पेस्टोरल एलेजी लाइसिडास इन द स्वीट मेमोरी ऑफ ए हेनरी हॉलम, बी जॉन किट्स, सी एडवर्ड किंग, डी किंग एडवर्ड। इसमें ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा, क्योंकि हेनरी हॉलम के बारे में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन मेमोरियम में लिखा था, और जॉन किट्स के बारे में पीबी शैली ने एडोनिस में लिखा था। अब बचा ऑप्शन सी और डी, तो सी और डी में एडवर्ड किंग और किंग एडवर्ड है, तो किंग एडवर्ड नामक कोई भी व्यक्ति से मिल्टन कभी नहीं मिले थे, इसलिए ऑप्शन सी एडवर्ड किंग होगा। क्योंकि 1637 में लाइसिडास जॉन मिल्टन का एक महान पेस्टोरल एलेजी के रूप में उभर कर सामने आया था। जॉन मिल्टन ने इस एलेजी की रचना अपने प्रिय दोस्त एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा। एडवर्ड किंग की मृत्यु आयरिश समुद्र में डूबने से हुई थी। जॉन मिल्टन की अपने स्मिथ से पहली बार भेंट कैम्ब्रिज में हुई थी। इर्रेगुलर राइम में लिखा हुआ यह 193 पंक्तियों की कविता है। स्पष्ट है, इस प्रश्न का आंसर सी यानी एडवर्ड किंग होगा, एडवर्ड किंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट वी फाइंड दैट मिल्टन हैज यूज्ड द एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म which he had inherited from A. Classicism, B. Renaissance, C. Puritanism, D. Romanticism। इंडिविजुअलिज्म का अर्थ होता है व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को अपने बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा, न कि सरकार को। रिनेसेंस का अर्थ होता है पुनर्जागरण काल। यूरोप में जब पुनर्जागरण आया तो लोग व्यक्तिवादी हो गए। शेष अन्य सिद्धांतों में व्यक्तिवाद की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन बी यानी कि रिनेसेंस ही सही होगा। अब 7 क्वेश्चन पे आते हैं। इन सैमसन एगोनिस्ट सैमसन वाज ए ब्लाइंड, बी डम, सी डीफ, डी नॉट ब्लाइंड। सैमसन एगोनिस्ट नाटक में सैमसन एक वीर योद्धा था। उसकी दृष्टि सकुशल थी, लेकिन जब फिलिस्तीन ने उसे कैदी बना लिया तो उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। दिए गए प्रश्न का उत्तर डी होगा, क्योंकि सैमसन अंधा नहीं था। वह केवल जब उसको कैदी के रूप में प्रस्तुत किया गया तब उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, यानी कि वो जन्मजात रूप से अंधा नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी नॉट ब्लाइंड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ सैमसन इन सैमसन एगोनिस्ट? ए अमेला, बी पामेला, सी दलीला, डी निहेला। सैमसन की पत्नी का नाम दलीला था। वह एक सुंदर महिला थी, किंतु उसने सैमसन को धोखा दिया था।
सैमसन की सबसे बड़ी भूल अपनी ताकत का राज अपनी पत्नी यानी दलीला को बताना था, जो उसके पतन का कारण बना। सैमसन के पिता का नाम मैनोवा था। स्पष्ट है, ऑप्शन सी दलीला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कोटेड दैट मिल्टन वाज ऑफ सतन्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी विलियम ब्लेक, सी विलियम हैजलिट, डी विलियम कंग्रीव। यह कथन विलियम ब्लैक ने मिल्टन के पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट के लिए कहा था। इसका कारण यह था कि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट में शैतान के गुणों का वर्णन इस प्रकार किया है जैसे वह शैतान को हाईलाइट करना चाहते थे। तो विलियम ब्लैक ने यह महसूस किया कि शायद जॉन मिल्टन भी शैतान से इतना सहानुभूति रखने के कारण वे उसके ही पार्टी के हैं, इसलिए उन्होंने यह कोटेशन दिया। इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा, क्योंकि विलियम ब्लैक जी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नॉट द वाइफ ऑफ मिल्टन? मैरी पॉवेल, ए, बी कैथरीन, सी एलिजाबेथ, डी मैरी हचिंसन। जॉन मिल्टन ने 3 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम मैरी पॉवेल था, जिससे उन्होंने 1642 ईस्वी में विवाह किया था। 1652 ईस्वी में मैरी पॉवेल का मिस कैरेज के कारण मृत्यु हो जाती है। तब जॉन मिल्टन ने अपना दूसरा विवाह कैथरीन वुडकॉक के साथ 1656 ईस्वी में किया, लेकिन यह विवाह भी अधिक दिन तक नहीं चल सका और मैरी पॉवेल की भी कैथरीन वुडकॉक मैरी पॉवेल की भांति कैथरीन वुडकॉक भी मिसकैरेज के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब जॉन मिल्टन का तीसरा विवाह एलिजाबेथ मिन्सुल्स के साथ होता है और 1662 में मिल्टन ने एलिजाबेथ से विवाह किया था। तो इसमें ए और बी और सी ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि मिल्टन ने इन तीनों से विवाह किया था। और इसके बाद एलिजाबेथ के बाद मिल्टन ने कोई विवाह नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद मतलब मिल्टन की स्वयं की मृत्यु हो जाती है। तो मैरी हचिंसन की कोई बात ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी मैरी हचिंसन होगा, क्योंकि मैरी हचिंसन मिल्टन की पत्नी तो नहीं थी, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स एंड वेयर? इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व टू हेवन। डॉक्टर फास्टस इन डॉक्टर फास्टस, ए, बी बेल्जेबुब इन पैराडाइज लॉस्ट, सी सतन इन पैराडाइज रीगेन्ड, डी सतन इन पैराडाइज लॉस्ट। यह टिप्पणी सतन ने पैराडाइज लॉस्ट में किया था। इस टिप्पणी का अर्थ बड़ा मजेदार है। सतन कहता है स्वर्ग में गुलामों की तरह जीवन बिताने से अच्छा है नर्क में किसी बादशाह की तरह शासन किया जाए। इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व टू हेवन। तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी होता है, क्योंकि सतन ने इसे पैराडाइज लास्ट में कहा था। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंस्पायर्ड जॉन मिल्टन टू कंपोज पैराडाइज रीगेन्ड? ए थॉमस एल्वुड, बी थॉमस थ्रो, सी थॉमस वुडलैंड, डी थॉमस हार्डी। तो थॉमस हार्डी तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि थॉमस हार्डी जो है मिल्टन के काफ़ी बाद हुए, तो वे थॉमस हार्डी किसी भी तरह जॉन मिल्टन के तो समकालीन तो है नहीं कि वे उनको कंपोज करने के लिए इंस्पायर करेंगे। इसलिए अब ए बी सी ऑप्शन में देखते हैं। तो जब मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की रचना की थी, तो मिल्टन का विचार था कि इस बुक के सीक्वेंस में वह कोई दूसरी बुक की रचना नहीं करेंगे, किंतु उनके एक अपने मित्र जिनका नाम थॉमस एल्वुड था, उन्होंने पूछा कि किस प्रकार सतन की पैराडाइज में वापसी हो सकती है, क्या इस पर वह अपने रचना का प्रकाशन कर सकते हैं। तब मिल्टन ने एक दूसरे पुस्तक की रचना की आरंभ कर दी, जिसका टाइटल उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड रखा, जो कि 4 पुस्तकों में विभाजित है और उसे कुल 2065 पंक्तियों में लिखा गया। तो निश्चित रूप से प्रश्न का आंसर ए थॉमस एल्वुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कोटेड द फॉलोइंग फेमस लाइन? द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ, कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। ए सतन, बी माइकल, सी एडम, डी ईव।
इस कथन को भी सतन ने पैराडाइज लॉस्ट में ही कहा था। सतन कहता है कि मस्तिष्क बहुत ही शक्तिशाली होता है, मस्तिष्क ही नरक में स्वर्ग की अनुभूति करा सकता है और स्वर्ग में नरक की। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ए सतन होगा, क्योंकि यह सतन का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिमार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर जॉन मिल्टन? दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। ए जॉन ड्राइडन, बी सैमुअल टेलर कॉलरिज, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी मैथ्यू आर्नोल्ड। कहा गया कथन जॉन ड्राइडन का है। जॉन ड्राइडन मिल्टन के प्रशंसक रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट के संदर्भ में जॉन ड्राइडन का कथन था कि यह व्यक्ति मिल्टन ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि अपने समकालीन कवियों से भी काफ़ी आगे था। तो यह जो कोटेशन था जिसे जॉन ड्राइडन ने कहा, तो उसका आशय यही है, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट्स टू। तो ऑप्शन ए जॉन ड्राइडन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन रोट टू पेस्टोरल पोएम्स, एल एलिग्रो एंड एल पेंसेरोसो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ these two poems? A, a melancholy man and a happy man. B, a happy man and a melancholy man. C, thoughtful man and thoughtless man. D, thoughtless man and thoughtful man. जॉन मिल्टन की इन दो कविताओं का टाइटल इटालियन भाषा में लिखा गया है, जिसका अर्थ क्रमशः होता है प्रसन्नचित्त और उदासीन व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, अ हैप्पी मैन एंड अ मेलंकली मैन। एल एलिग्रो का मतलब अ हैप्पी मैन होता है, और एल पेंसेरोसो का मतलब होता है अ मेलंकली मैन, उदासीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मास्क ऑफ कामूस वाज परफॉर्म्ड एट ए कैथेड्रल, बी थिएटर, सी अल कैसल, डी लुडलो कैसल। कामूस एक मास्क है जिसका सर्वप्रथम लुडलो कैसल में प्रदर्शन किया गया था। मिल्टन ने इस मास्क को जॉन इजर्टन के सम्मुख प्रस्तुत किया, जो कि ब्रिज वाटर के पहले अर्ल थे, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, लुडलो कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन ए 1667, बी 1668, सी 1669, डी 1670। तो पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिकेशन कब हुआ, उसका प्रकाशन कब हुआ, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिकेशन 1667 ईस्वी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज रीगेन्ड वाज पब्लिश्ड इन, तो ए 1671, बी 1672, सी 1673 और डी 1674। पैराडाइज रीगेन्ड के संदर्भ में बस आप इतना समझ लीजिए कि जब पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिकेशन हुआ था, ठीक उसके 4 साल बाद, यानी कि 1671 में पैराडाइज रीगेन्ड का भी पब्लिकेशन हो गया, क्योंकि 4 साल बाद मिल्टन ने अपना दूसरा महाकाव्य पैराडाइज रीगेन्ड की रचना किया था 4 किताबों में, जो कि 1671 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन वाज लैटिन सेक्रेटरी टू ऑलिवर क्रोमवेल, चार्ल्स फर्स्ट, किंग जेम्स, लुइस 16। ऑप्शन डी तो नहीं होगा, क्योंकि लुइस 16 जो है वो मिल्टन के समकालीन नहीं थे। बाकी 3 तो हैं, लेकिन इसमें ऑलिवर क्रोमवेल जो है वही मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लैटिन सेक्रेटरी के रूप में मिल्टन ने कार्य किया था। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक एक्सप्लेन जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन? ए पैराडाइज लॉस्ट, बी पैराडाइज रीगेन्ड, सी सैमसन एगॉनिस्ट, डी द मास्क ऑफ कामूस। मिल्टन ने यह फ्रेज जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मतलब कि यह ईश्वर के रास्ते, मनुष्य के लिए ईश्वर के रास्ते को मतलब न्यायोचित ठहराता है, यह उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के लिए कहा था। तो ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट सही है। तो देखिए, इस प्रकार मैंने आपको मिल्टन पर आधारित 20 प्रश्नों के जवाब मैंने दिए,
और उसको मैंने एक्सप्लेनेशन करके आपको मैंने समझाया भी। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। और आशा करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।